मेरा नाम राजीव है। इस दुनिया में लोग चमक धमक और खूबसूरती के बड़े ही शौकीन होते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि सादगी में छुपे हुए राज हमेशा सदा सच्चाई को बयां करते हैं, जबकि चमक धमक कभी भी खराब हो सकती है। राजीव मिष्ठान भंडार के नाम से मेरी बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। मेरी मिठाई की दुकान मार्केट में थी और बहुत ही फेमस दुकान थी, इसीलिए मेरी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मैं सुबह अपने हलवाइयों के साथ मिलकर खुद ही मिठाई बनाया करता था, क्योंकि हमारे यहाँ की मिठाई शुद्ध देसी घी से बनती थी और हमारे यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। इसीलिए सारी ही ताज़ा मिठाई शाम के 4 बजे तक ख़त्म हो जाया करती थी। शाम के 4 बजे मेरी दुकान पर गरम गरम समोसे पकौड़ी बिकते थे, जबकि दूध दही छाछ पनीर ये तो सारा दिन ही मिलते थे। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और बूढ़े दादा दादी और मेरे बड़े भैया भाभी मौजूद थे। मेरे माँ बाप हम छोटे थे तभी गुजर गए। मेरी ज़िंदगी कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई थी, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे शुरू से ही कामयाब इंसान बनाया था। मेरे दादा दादी बहुत खुश होते कि मैं अपनी हलवाई की छोटी सी दुकान को एक बड़े से मिष्ठान भंडार में बदल लिया था। लोग दूर दूर से मेरी दुकान की मिठाई खरीदने के लिए आते थे। पूरे शहर में मेरी मिठाई का बड़ा ही नाम था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दोनों छोटी बहनों की भी शादियां हो गई थी। अब मेरी दादी चाहती थी कि वह मेरी भी शादी कर दे, लेकिन मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा रंग बहुत काला था। मैं देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं होनहार और मेहनती इंसान था। मेरी दादी की ख्वाहिश थी कि वह मेरे लिए कोई खूबसूरत और कम उम्र की लड़की को मेरी पत्नी बनाए, मगर ऐसा नामुमकिन था। मैं अपने सब भाई बहन में से सबसे छोटा था। मुझसे बड़े मेरे तीनों भाई बहन बहुत सुंदर थे, तभी तो उनकी शादी उनकी एक उम्र में हो गई थी। दिक्कत तो सिर्फ मेरी ही शादी में आ रही थी। फिलहाल मैं अपनी शादी वाली बात को तो अपने दिमाग से निकाल रखा था। जब ऊपर वाला चाहे मेरी शादी हो जाएगी। सुबह में सारे हलवाई आते थे, वे अपना काम करके चले जाया करते थे। मेरे पास एक छोटा बच्चा काम करता था, जो सारा दिन दुकान पर मेरे साथ रहता था। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि मेरी दुकान पर कम उम्र की खूबसूरत लड़की रोज़ आती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वे गरीब है। मेरी मिठाई की दुकान में आगे के डिस्प्ले में जितनी भी मिठाई लगी होती थी, वे उसे देख देख कर बड़ी खुश होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे भूख लगी हुई है, या फिर उसकी मन इस मिठाई को देखकर ललचा रहा है। मैं उसे मिठाई खाने के लिए निकाल कर दे देता तो वे बहुत खुश हो जाया करती थी। मेरी दुकान की मिठाई सबसे ज़्यादा महंगी और स्वादिष्ट होती थी, इसीलिए लगभग ज़्यादातर मिठाई ख़त्म हो जाती थी। और कभी कभी वह लड़की शाम के टाइम पर भी मेरी दुकान पर आती थी। जब मैं उसे इस तरह से जाता हुआ देखता तो उसे समोसे या पकौड़ी देने की कोशिश करता, तो वह उनको लेती ही नहीं थी। बड़ी ही अजीब लड़की थी। कई बार तो हर रोज़ मेरी दुकान पर आती, और कभी कभी ऐसा होता कि कई कई दिन गुजर जाते, वह मुझे नज़र ही नहीं आती। मेरी दुकान मार्केट में थी, इसीलिए वही नहीं बल्कि न जाने कितने भिखारी लोग मेरी दुकान पर मिठाई फ्री में मांगने के लिए आ जाते थे। मैं उन लोगों को निराश नहीं करता था। कभी मैं उनको पैसा दे दिया करता, तो कभी अपनी दुकान से मिठाई निकाल कर दे दिया करता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। जब मेरी दादी ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी,
उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने तेरे लिए जैसी लड़की की तलाश कर रही थी वैसी ही लड़की मुझे मिल गई। दादी की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ऐसा भी क्या हो गया? दादी कहने लगी कि तू नहीं जानता, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है जो गरीब परिवार की है मगर बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती के आगे सब फेल है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। दादी की बात सुनकर मैं निराश हुआ था। मैंने मन से कहा कि दादी, तुम खुद से ये बात बना रही हो ना, या सच में मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया? दादी कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं खुद से ये बात क्यों बनाऊंगी। लड़की के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैंने लड़की के माता पिता को तेरे बारे में सब बताया। उन्होंने रिश्ते के लिए फ़ौरन ही हाँ कर दी। उन लोगों को तो तुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके यहाँ तेरी ही दुकान से मिठाई जाती है। तुझे तो शहर का हर इंसान जानता है। लड़की के पिता तो बहुत खुश हुए थे। आखिरकार वे समझ गए थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा काम आता है। उनकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। तभी तो फ़ौरन ही उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने का फैसला कर लिया है। वे जल्द ही शादी करना चाहते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि कल ही सह परिवार उन लोगों के घर जाऊंगी। बहू के लिए सोने के कंगन, सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े वगैरह लेकर चली जाऊंगी ताकि रिश्ता पक्का कर सकूं। दादी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दादी मुझसे मजाक कर रही है, मगर मेरी भाभी ने बताया कि दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। लड़की के घरवाले तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उनकी बेटी के लिए राजीव का रिश्ता आया है। उसे राजीव का, जिसी की मिठाई का टेस्ट हर इंसान की जुबान पर है। भाभी ने जब मुझे डिटेल से पूरी बात बताई तो मुझे इस बात पर यकीन हुआ। मैं बहुत खुश हुआ था। आखिरकार खूबसूरत पत्नी का अरमान तो हर कोई रखता है। मैं तो वैसे भी किसी खूबसूरत लड़की को देख लेता तो कहीं मुड़ जाता था और अपने आप को कोसने लगता कि अगर मैं स्मार्ट लड़कों में से होता तो मैं फ़ौरन इस लड़की को प्रपोज कर देता। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर मुझे मजबूरन अपने अरमान दबाने पड़ जाते थे। लेकिन अब मैं खुश था। मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत लड़की शामिल होने वाली थी। मेरी दादी ने मुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखाई तो मैं और ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आ जाएगी। 2 महीने मेरा उसके साथ रिश्ता लगा रहा। मेरी दादी अब तक उसके लिए ना जाने कितने गिफ्ट लेकर जा चुकी थी, क्योंकि जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी ना, उन्होंने मेरी भाभी का लेन देन भी कुछ इसी तरह से किया था। और अब तो उनके छोटे और लाडले पोते की शादी होने वाली थी, इसीलिए वे और भी ज़्यादा खुश थी। मेरा पूरा ही परिवार मेरी शादी की बहुत खुशियाँ मना रहा था। और फिर मेरी शादी का भी वक्त आ गया। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई थी। लड़की के घरवाले मुझे अपना दामाद बनाने पर बहुत खुश थे। वह लोग गरीब थे, इसीलिए अपनी तरफ से उनसे शादी में जितना हो सकता था उन्होंने उतना ही इंतज़ाम किया था। इस चीज़ को लेकर हमें भी कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की से मतलब था, उसके परिवार वालों से नहीं। मेरी पत्नी विदा होकर मेरे घर आ गई थी। मेरे दादाजी ने शादी पर घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया था। मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दिया गया। शादी वाले दिन मेरी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की जो आ गई है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को राजकुमारी बनाकर रखूँगा। मुझे पैसों की तो कोई कमी नहीं थी।
मेरी पत्नी मुझे जैसा कहेगी मैं उसके लिए वैसा सब कुछ करूँगा। मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी खरीदे थे। जब मार्केट गया था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ। लेकिन मुझे लड़कियों के सामान में जो जो चीज़ याद आई थी, मैंने वे सारा ही सामान अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया। मेरे लिए तो ये सारा सामान लेना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी पत्नी को ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा। वह इसको देखकर खुश हो जाएगी। जूते, कपड़े, चूड़ियाँ, गहने, ये सारी चीज़ें लड़कियों को बहुत पसंद होती है। बाकी लड़कियों की तरह मेरी पत्नी भी ये सारा सामान देखकर बेहद खुश होगी। मैं कमरे के अंदर गया तो सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं तो समझता था कि वह दुल्हन बनी हुई घूंघट अपने चेहरे पर डालकर बिस्तर पर नज़ाकत से बैठी हुई होगी, लेकिन उसने तो घूंघट बिस्तर पर डाला हुआ था और वह बेड पर फूलों के बीच नहीं बल्कि सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं कमरे में जाकर सबसे पहले उसका घूंघट उठाऊंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसे उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। मैंने जो उसके लिए सोने की चेन बनवाई, मैं उसकी पतली सुराई जैसी गर्दन में खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा और उसके बाद मैं उसे प्यार करना शुरू करूंगा ताकि हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत हो सके। लेकिन वह तो बिस्तर पर बैठी ही नहीं थी और उसके दुल्हन वाले कपड़े भी बिस्तर पर पड़े हुए थे। उसने दुल्हन का जोड़ा और सारे गहने उतारकर एक मामूली सा सूट पहन लिया था। यह सब देखकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मेरा चेहरा तो जैसे उदासी छा गई। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए मैंने अपने कई दोस्तों के मुंह से सुना था कि शादी की पहली रात उनकी पत्नी उनसे नाराज़ हो गई थी, मगर मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन उसको देखकर तो लग रहा था जैसे वह पत्नी नाराज़ थी। मेरी पत्नी क्यों नाराज़ थी, ये तो मैं नहीं जानता था। ज़्यादातर लड़के लड़कियां रिश्ता लग जाने के बाद एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं, मगर मेरी पत्नी से तो आज तक कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। आज पहली बार उससे बात करने जा रहा था। मैं तो उसे अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। शादी के दौरान जब हम दोनों पति पत्नी मंडप में बैठे हुए सारी रस्में कर रहे थे, तब मैं नज़र झुकाकर बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे सबके सामने उसे देखने पर बहुत शर्म आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने कमरे में जाकर उसे आराम से देखूंगा। मैं उसे ठीक से देखा भी नहीं था और उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब वे मेरी पत्नी बन चुकी है। उसका और मेरा सारी ज़िंदगी का साथ है। अब वह हमेशा मेरे साथ ही तो रहेगी। फिर किसी दिन मैं उसे कहूँगा कि वे दोबारा से मेरी खातिर दुल्हन बन जाए। मैं अपनी पत्नी के कपड़े बेड से उठाकर एक तरफ को रख दिए और मैं सोफे पर उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मैंने गौर से देखा तो उसने अपना सारा मेकअप भी साफ कर लिया था। वह दुल्हन बनके बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वह देखने में इतनी सुंदर तो थी कि उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता। उसका नाम शीतल था। मैंने कहा कि कैसी हो आप? अपने कपड़े चेंज क्यों कर लिए? शायद हेवी कपड़ों में आपका दिल घबरा रहा होगा। वे नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर मुझे देखा और कहने लगी कि हाँ बस वह मुझे इतनी भारी कपड़ों से उलझन हो रही थी। मैं इतनी देर ऐसे कपड़ों में नहीं बैठ सकती थी। मैंने कहा सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे आइडिया नहीं था कि आप मेरा इंतज़ार कर रही हो, जबकि मैं तो टाइम पर ही कमरे के अंदर आया हूँ। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वह उठकर बेड पर चली गई थी। मैं भी उठा और उसके बराबर में जाकर बैठ गया था।
लेकिन इससे पहले मैंने अपने वे सारे बैग उठा लिए थे जिसमें मैं उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया था। मैंने उसके सारे गिफ्ट उसके सामने रख दिए थे और उससे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसने सारे सामान में से किसी भी एक चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने कहा कि आप ये सारा सामान अपने हाथ में लेकर नहीं देखोगी? तो वो कहने लगी कि इन गिफ्ट को अगर मैं हाथ लगा दूंगी तो क्या ये डबल हो जाएंगे? मैंने कहा, अरे आप जो कहोगी मैं आपके लिए हाजिर कर सकता हूँ। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और ये आप भी मत कहो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मेरा नाम शीतल है। यह कहकर वो खड़ी हो गई थी। मैंने कहा कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे तुमसे तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम कहकर पुकारूंगा। तुम ज़रा ये गिफ्ट खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। वह मेरी बात सुनकर कहने लगी, मुझे तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक़ नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कि कैसी हरकतें? ये हरकतें ना करूँ तो और कैसी हरकतें करूँ? तुम मेरी पत्नी हो, आज हमारी शादी हुई है और सुहागरात है हमारी। उसने कहा कि ये बात आपको पहले दिन ही सीधे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी तुम्हारे साथ शादी की है, वरना मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं एक काले लड़के से शादी करती। कहाँ मैं खूबसूरत गोरी चिट्टी कम उम्र की लड़की और कहाँ तुम पूरे काले रंग के पक्की उम्र के इंसान हो। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए करवाई क्योंकि वे गरीब लोग हैं और गरीबों की बेटी वो की शादी गरीबों में ही होती है और उनकी बेटी के लिए किसी अमीर परिवार से रिश्ता आ जाता तो वे लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। मेरे माता पिता भी तुम्हें अपना घर का दामाद बनाकर बहुत खुश हैं। मुझे तो कोई भी खूबसूरत लड़का मिल सकता था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी सिर्फ तुम्हारा पैसा देकर ही कराया है, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही तुम्हें अपना पति कभी स्वीकार करूंगी। इसीलिए मुझसे दूर रहना। ये मत समझना कि मेरी तुमसे शादी हो गई है तो तुम मेरे साथ जो चाहे वह कर लोगे। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम इस्तेमाल करते रहोगे और मैं खामोश रहूँगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ठेस पहुँची, मगर फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे साथ बैठना नहीं चाहती, तो तुम मुझे बता दो कि शादी की पहली रात पत्नी को इम्प्रेस किस तरह से किया जाता है। आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम इम्प्रेस हो जाओ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बस मुझे तो अपनी पत्नी को अपना बनाना था। मैंने उससे कहा कि अच्छा ये गिफ्ट खोलकर तो देख लो, मगर उसने मेरा सारा सामान उठाकर टेबल पर रख दिया था। अब मैं खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं बिस्तर पर सो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। मेरी फितरत ऐसी भी नहीं थी कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के सामने खामोश रहने लगा था। धीरे धीरे शीतल ने मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। अगली सुबह उसने तैयार होने से भी इनकार कर दिया था और नाश्ता भी मेरे साथ बैठकर नहीं किया था। मैं घर में बोर हो रहा था। जब मेरा घर में कोई काम नहीं था तो मैं अपनी दुकान पर ही चला गया था। मैंने सोचा कि शादी के अगले दिन ही नहीं बल्कि मैं शादी के बाद पूरे 1 हफ्ते तक छुट्टी करूँगा, अपनी पत्नी के साथ शादी के हसीन पर गुजारूँगा। मगर मेरी पत्नी तो मुझसे बातें करना पसंद ही नहीं करती थी, इसीलिए मैं दुकान पर चला गया था।
वहाँ पर मुझे सब लोग देखकर हैरान हो रहे थे और कहने लगे कि तुम्हें दुकान खोलने की इतनी भी क्या जल्दी। तुम्हें अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए था, उसको वक्त देना चाहिए था। शादी के नए नए दोनों की बात ही कुछ अलग होती है, बाद में ये दिन लौटकर नहीं आते। अब मैं उन लोगों को क्या बताता कि मैं किसी परेशानी में उलझा हुआ था। शाम का टाइम हुआ तो मैं दुकान पर अकेला बैठा हुआ था, जब वही जवान लड़की आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मिठाई को बड़ी गौर से देखने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में पानी आ रहा हो। आज मैं अपनी पत्नी की वजह से परेशान था, इसीलिए मैंने उसे गुल्लक से निकालकर पैसे दे दिए, मगर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था और फिर वे वहाँ से चली गई। शाम को मैं जल्दी दुकान बंद करके वापस घर आया तो मेरे घर में एक अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। मेरी पत्नी ने मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की थी। मेरी दोनों बहनें जो मेरी शादी की खुशी में मेरे घर पर आई हुई थी, मेरी पत्नी से झगड़ा होने के बाद वे दोनों गुस्से में मेरे घर से चली गई थी। वे अभी और घर पर कुछ दिन रहना चाहती थी, क्योंकि अपनी नई भाभी के साथ भी कुछ दिन गुजारना चाहती थी। मन भी इस बात पर बहुत नाराज था, क्योंकि आज से पहले कभी हमारे घर में औरतों के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी। भाभी का कहना था कि शीतल ने आज घर की सभी औरतों से जुबान लड़ाई है। मेरी भाभी ने भी कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी और मेरी पत्नी ने पहले ही दिन अपनी तरफ से सबका दिल दुखा दिया था। उसने घर का काफी सारा जरूरी सामान भी उठाकर फेंक दिया था, जिसकी वजह से घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। घर की सफाई मेरी भाभी कर रही थी, जबकि दादी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। मेरी पत्नी मुझ पर और मेरे घर वालों पर अपना रौब जमाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे पता चला कि वे तो बगावत कर रही है, क्योंकि वह बगावत पर उतर आई। वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती थी। वे तो बदला ले रही थी, शायद इस बात का कि उसके माता पिता ने उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी थी। लेकिन उसका बदला वे मुझसे क्यों ले रही थी? मैंने उससे प्यार से समझाया था। मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी कि औरत के सामने नरमी से पेश आने पर औरत तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आती है। मैं भी उसे प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझा रहा था। मैंने कहा कि देखो, ये अब तुम्हारा घर है और हमारी शादी हो गई है। रहना हो तो तुम्हें अब मेरे साथ ही। उसने कहा कि शादी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, कोई रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? शादी के दूसरे दिन ही तुमने इतना हंगामा कर दिया। भला नई नवेली दुल्हन पर यह सब क्या शोभा देता है? तो वह कहने लगी कि हाँ, मुझे सब कुछ शोभा देता है। मेरा मानना है कि जब लड़की की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाए, तो उसे अपने ससुराल जाने के बाद कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो मैं कहना चाहती हूँ। वे बात तुम बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो फिर ऐसा करते क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चाहती हो कि तुम्हें डिवोर्स दे दूं? हम लोग उसके अलावा भी तो कोई और रास्ता निकाल सकते हैं ना? उसने कहा कि मुझसे दूर जाने का तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा कि देखो, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने कहा, लेकिन मेरी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शादी से पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी। इससे पहले मेरे घर वालों को मेरी पसंद के बारे में पता चलता
इस दौरान तुमने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ते से बहुत इम्प्रेस हुए और इस तरह मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। यही वजह है कि मेरे दिल में तुम कभी जगह नहीं बना सकते। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ, शादी से पहले बहुत सारी लड़कियों को मोहब्बत हो जाती है, मगर जब उनकी शादी हो जाती है तो वे अपने पति को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। तुम भी ऐसा ही करो, पुराना सब कुछ भूल जाओ, मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। खूबसूरत लड़की के चक्कर में मेरी शादी एक आफत लड़की के साथ हो गई थी। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरे भाग्य में लिखी हुई थी और मैं तुम्हारे भाग्य में। अब ये मेरी कुछ किस्मत ही है कि तुम मुझे मिल गई और तुम इसे अपना खुशकिस्मती नहीं समझती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से जवाब तो दे दिया था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वे मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये बात मैं किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं, लेकिन वे हर वक्त मुंह में अंगारे भरे फिरती थी। घर वालों के सामने कभी सीधे बात भी नहीं करती थी, हर बात का उल्टा जवाब देती थी। मैंने अपनी दादी और भाभी से भी कह दिया था कि इसे घर का कोई काम मत करवाना, मैं घर में नौकरानी रख दूंगा। भाभी कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं घर के सारे काम करती थी और आज तक घर के सारे काम करती आ रही हूँ। भला तुम्हारी पत्नी सारा दिन घर में आराम क्यों करेगी? मेरे समय तो कभी नौकरानी नहीं आई। मैंने कहा कि भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपकी बार नौकरानी आएगी तो आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी पत्नी को भी काम नहीं करना पड़ेगा। प्लीज आप में से कोई भी शीतल से कुछ मत कहना। वे कुछ कर तो उसको करने देना, ना करे तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। पहले ही मैं उससे शादी करने के बाद बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैं गुस्सा करते हुए अपनी दुकान पर चला आया था। मैंने फिर से इस लड़की को देखा। वे दुकान के बाहर खड़ी हुई खाने पीने के सामान को बड़ी गौर से देख रही थी। उस समय मैं खाना खा रहा था जब मैं उसका अपना लंच बॉक्स दे दिया था, क्योंकि मेरे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मगर उसने मेरा खाना लेने से भी साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे पैसा देना चाहा तो उसने वे पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि हर बार वे मेरी मिठाई खाती है, उसका मन बढ़ जाता होगा। कभी कभी वे पैसे लेकर बाजार से कुछ और भी खा लिया करे, मगर वे पैसे लेती ही नहीं थी। वह खाने से साफ इनकार करके वहां से चली गई थी, जैसे कह रही हो कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं ये लड़की कौन थी। इसका हुलिया देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ये पागल है या फिर इधर उधर भीख मांगती है, लेकिन मैंने उससे कभी लोगों से पैसे मांगते हुए नहीं देखा। अब मैं समझा था इससे मेरी दुकान की मिठाई पसंद है। उसके जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं करता, उसकी हर बात मानता हूँ, फिर भी वह मुझे से कुछ नहीं बोलती। मेरे हिसाब से वह बहुत खुशकिस्मत थी जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मैं तो उसके मुंह से निकली ये बात भी बर्दाश्त कर गया कि वह शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वे एक बार मेरी कदर करके तो देखे। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। हर बात के लिए मैं अपनी पत्नी को सिर्फ समझा सकता था, क्योंकि उसकी हरकतें तो ऐसी थी कि शादी के पहले दिन से ही मुझे उसको काबू में रखना चाहिए था। एक दिन तो वे किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने कहा कि किससे बात कर रही हो? कहने लगी कि उसी से बात कर रही हूँ जिससे शादी से पहले मोहब्बत किया करती थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी कम नहीं हुई है। मैंने कहा, ये क्या हरकत हुई? तुम अभी तक उस लड़के को भूल नहीं पाई?
तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वह कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा हो गया। उसने हम दोनों को बिस्तर भी अलग कर लिया था। मैं बेड पर सोता था तो खुद वह सोफे पर सो जाती थी। मुझे बुरा लगता था कि वह सारी रात सोफे पर रहेगी तो उसे ठीक से नींद नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ही सोफे पर सोना शुरू कर दिया। मुझे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन वह मज़े से बेड पर सोती रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड के साथ अब उसकी बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। वह मेरा भी कोई लिहाज नहीं करती थी और उसके साथ को प्यार मोहब्बत बातें करती रहती थी। मुझे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, मगर फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल किया करता था। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। अरे फिक्र तो वह होती है जहाँ मोहब्बत होती है। जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ फिक्र कहाँ से आएगी। मेरी दादी मुझसे कहती थी, क्या वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भी जाने लगी है, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने उसे किसी लड़के के साथ मिलते जुलते देखा था। इसीलिए शिकायत मेरे घर तक भी पहुंच गई थी। मेरी पत्नी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। यही वजह थी कि वह इतनी बिगड़ गई थी। वह चाहती थी कि मैं किसी भी तरह उसे छोड़ दूं, ताकि वह अपने पुराने आशिक के साथ आसानी से शादी कर सके। हर बात से खामोश हो गया था मैं उसके लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अपने घर वालों को भी बातें सुन रहा था। वह मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने इसको सर पर चढ़ा लिया है। मेरी दादी की ही तो ख्वाहिश थी कि वह खूबसूरत लड़की को मेरी पत्नी बनाएगी। अब मेरी खुशियों को नज़र लग गई थी तो मैं क्या कर सकता था। मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आ तो गई थी, मगर वह मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुई थी। मुझे उससे अभी तक एक पल की भी मोहब्बत नहीं मिली थी। मैंने अपनी पत्नी को एक बात अच्छी तरीके से समझा दी थी कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी बहुत बात मानी है, आगे भी मानूंगा। तुम्हारा ख्याल करता हूँ, हमेशा करूँगा। हो सके तो तुम अपने उस आशिक को भूल जाओ, वरना वह मेरे हाथों से मर जाएगा। मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाला। मगर वह तो सीना तान कर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। मैंने अपने घर वालों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि वे कुछ भी करे, आप लोगों को उसके बीच में नहीं बोलना है। उसका चक्कर अपने आशिक के साथ अभी भी चल रहा था। वह लड़का पीछे हटने वालों में से नहीं था और ना ही मेरी पत्नी। इस मैटर में किसी दिन आराम से अपनी पत्नी से बात करने के बारे में मैंने सोचा था। मैं अपनी दुकान पर बड़ा परेशान बैठा हुआ था जब हर बार की तरह वह लड़की फिर से मेरी दुकान के पास आकर खड़ी हो गई और मिठाई को देखने लगी। आज मैंने उस लड़की को दुकान के अंदर बुला लिया था और उसे बैठने के लिए कुर्सी भी दी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं उसे बहुत करीब से देखा था। मैंने अपनी दुकान की सबसे महंगी और बेस्ट मिठाई प्लेट में निकालकर उसे खाने के लिए दे दी थी और खूब चाव से खा रही थी, खुश भी हो रही थी। मिठाई खाने के बाद उसने प्लेट एक तरफ रख दी थी। वह अपने कपड़े हटाकर खुजा रही थी। मुझे उसकी हरकत बड़ी अजीब लगी थी। वह जवान लड़की थी, उसे अपने शरीर को ढककर रखना चाहिए था, मगर वह लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका हुलिया बहुत गंदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नहाए हुए कई दिन गुजर गए हो। यही वजह थी कि उसके शरीर में खुजली हो रही थी। मगर इस दौरान जब वे पागलों की तरह अपने शरीर को खुजा रही थी, तब मेरी नज़र उसके शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों पर चली गई थी जहाँ पर मेरी नज़र नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान लगे हुए थे। ये लड़की देखने में बड़ी मासूम लगती थी, जैसे
इस बेचारी पर अत्याचार होता है, इस पर मारपीट की जाती है, मगर इस मासूम को कौन मारता था। थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान पर बैठने के बाद वे वहाँ से चली गई थी। वे कुछ बोलती नहीं थी, शायद वे गूंगी थी। मैंने अपनी दुकान पर छोटू को बैठा रहने के लिए कहा और मैं न जाने क्यों उसके पीछे उसे देखने के लिए चला गया था कि वे कहाँ जाती है। वे किसी से भीख नहीं मांग रही थी, बस इधर उधर टहल रही थी। थोड़ी देर के बाद वे घर में चली गई। यहाँ पर मैंने कुछ लड़कों को घर के अंदर जाते हुए देखा था। उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का देकर घर के अंदर कर लिया। मतलब कि उनका बिहेवियर उस लड़की के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसी जगह पर ठीक सामने एक चाय का होटल बना हुआ था। मैं उस होटल के मालिक के पास गया और उससे पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है और इन लड़कों की क्या लगती है। इस आदमी ने मुझे बताया कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसके माता पिता भी मर गए। कुछ समय पहले ये अपने माता पिता के साथ इस घर में रहती थी, मगर इसे कोई गहरा सदमा लग गया था और इसी वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। इसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई। इसके पेरेंट्स ने ऊपर वाला पोर्शन जॉब करने वाले लड़कों को रेंट पर दिया हुआ था। इसके पेरेंट्स के मरने के बाद उन लड़कों ने इस पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। इस लड़की को अपना होश भी नहीं रहता। ये सुबह घर से निकलती है, जहाँ चाहे वहाँ जाती है। ये लड़के इसके साथ मारपीट करते हैं, इसका साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जो मन करता है वह करते हैं। सारा दिन ये लड़की ना जाने कहाँ गुजरती है। जब ये घर आती है तो लोगों का बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं होता। मैंने उस आदमी से कहा कि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तुम लोगों ने कभी इस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। इन लड़कों के खिलाफ आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। वह आदमी कहने लगा कि मालिक, हम लोग गरीब हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं। थोड़ी देर उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल निकालने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया था। मैंने छोटू को फ़ोन करके बोल दिया कि वे दुकान बंद कर दे। मैं घर आया तो पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी भाभी के साथ बहुत बदतमीज़ी की है और उसका मेरी दादी के साथ भी झगड़ा हुआ था। उसने मेरी भाभी के सर पे मार दी, जिससे उनके सर में गहरी चोट आई। भैया भाभी को अस्पताल लेकर गए थे। मेरी भाभी डर से कर्रा रही थी। आज तक कभी मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मुझे अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा आ गया और मैं वह फैसला करने पर मजबूर हो गया था जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी और उसे घर से निकाल दिया था। वह अपने काम में कामयाब हो गई थी। मैंने कहा, लेकिन खबरदार, अगर तुमने मेरे घर से कोई भी सामान लिया, जो सामान तुम्हारे घर वालों ने दिया है, उसे हम तुम्हारे घर वापस भेज देंगे। वे शायद ये समझती थी कि हमारे घर का जितना भी कीमती सामान है वे अपने साथ ले जाएगी, मगर मैंने उसे किसी चीज़ को हाथ तक न लगाने दिया और घर से बाहर निकाल दिया था। भाभी अभी भी अस्पताल में एडमिट थी। कुछ दिनों के बाद भाभी घर आ गई। मेरी पत्नी के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया था, क्योंकि उसने मेरी भाभी, मेरी बहनों और दादी को बहुत परेशान कर रखा था। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरी बहन शीतल की वजह से घर में नहीं आती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। फिर मैंने एक नया काम करने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी एक मीडिया रिपोर्टर दोस्त को बुला लिया और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था और अपनी बाकी कुछ दोस्तों को भी बुला लिया। मैंने उन सब के साथ उस लड़की की मदद करने के लिए चला गया, क्योंकि उस लड़की की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अकेली लड़की का तो ये ज़माना वैसे भी बहुत फ़ायदा उठाता है और उस लड़की की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसे किसी की भी मदद की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उसका मदद करने के लिए सबके साथ उसके घर पर चला गया। उस लड़की से पूछा गया कि ये लड़के तुम्हारे साथ क्या करते हैं।
मेरे रिपोर्टर दोस्त ने उनसे ढेर सारे सवाल किए थे। वे लोग साफ मुकर रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मगर उस लड़की के शरीर पर लगे निशान ये गवाही दे रहे थे कि उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस वहां पर आई तो पुलिस ने भी उन सारे लड़कों को अरेस्ट कर लिया था और उस लड़की से जब प्यार से सवाल जवाब किए तो उसने लड़कों के बारे में बताया कि वे उसके साथ रात को बदतमीजी करते हैं, उसको मारपीट भी करते हैं। घर की तलाशी ली गई तो घर से सिगरेट, ताश खेलने के पत्ते, शराब की बोतल भी बरामद हुई थी। वे लोग रात को नशा करने के बाद इस लड़की को इस्तेमाल करते थे। सारा दिन ये लड़की इधर उधर भटकती रहती थी। इन लोगों ने उसके माता पिता के घर पर भी कब्जा कर लिया था। लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा था। मैंने इस लड़की के इलाज की जिम्मेदारी ली थी और सब लोगों के सामने उस लड़के से शादी करने को कहा था, मगर पुलिस ने कहा कि जब तक इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती तुम्हारे इसके साथ शादी नहीं हो सकती। मैं इस लड़की के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और फिर कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से ये लड़की ठीक भी हो गई थी। मैंने इसकी मर्जी के साथ इससे शादी कर ली, लेकिन इसी दौरान मुझे नेहा ने पता चला कि जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, मेरे घर में जाने के बाद वे उसके पास चली गई थी, लेकिन उसने पूरे 2 महीने तक उसको इस्तेमाल किया, उससे शादी नहीं की और फिर वह उसे छोड़कर चला गया। शीतल अब डर के मारे ठोकरें खा रही थी। उसके घर वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, जिस लड़के के लिए उसने मुझे छोड़ा वह लड़का उसे पूरी तरह बर्बाद करके चला गया था। मेरी पत्नी अब मेरे घर में आ चुकी है। वे मेरी दादी का भी बहुत ख्याल रखती है और घर के भी सारे काम करती है। मेरे घर में उसके आने के बाद बहुत सुख शांति है और बहुत खुशहाली छाई हुई है। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। आखिरकार वे बेचारी न जाने कब से अच्छी ज़िंदगी के लिए तरसी हुई थी। वह अगर और आगे उन लड़कों के साथ रहती तो वे लड़के न जाने इसका क्या करते। पहले ही वे उसको काफ़ी नुकसान कर चुके थे। मेरी पत्नी को आज भी अपनी ज़िंदगी के बारे में याद आता है तो वे मेरे बहुत आभारी होती है कि आपकी वजह से ही आज मैं सही सलामत ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वरना मैं तो पूरी तरह से पागल हो जाती। शीतल ने मेरे साथ जो किया उसकी सज़ा उसको भगवान ने दे दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।